नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज के जो पर्यावरण के जो क्वेश्चन रखे गए हैं आप लोगों के लिए टेट टेट के लिए और सी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एच टेट जो आने वाले पेपर हैं एम टेट उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को कवर किया गया और सभी प्रश्नों की आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट बनाते चलेंगे। तो और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक करना तो ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। पहला कह रहा है कि पानी को साफ करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, और तीसरा कह रहा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जो मछली घर होता है एक्वेरियम उसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें जो मछलियाँ होती हैं उसमें जो पंप रखा जाता है, हवा पंप रखा जाता है। ठीक है, दो होता है, एक निकासी के लिए होता है और एक अंदर जाने के लिए होता है। तो बताइए कि इसका रखा जाता है क्या कारण है। तो यहाँ पे पानी को साफ करने के लिए। देखिए पानी तो आप प्रतिदिन, जो मछली घर होता है उसको प्रतिदिन बदलेंगे तो साफ वैसे भी रहेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो किस लिए होती है, जलीय पौधों को। आप लोगों को पता होता है जो मछली घर होता है उसमें शोभा बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं जलीय वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, एक शोभा शुभदार होता है सिर्फ। ठीक है, और उसे आप प्रतिदिन बदलेंगे, पानी वो अंदर रहेगा उसमें। वहाँ पे आपको जो यहाँ पे सूर्य, आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पे पौधे होते हैं उन्हें विटामिन डी की ज़रूरत अधिक पड़ती है। तो आप जो मछली घर होता है उसमें आप विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये घर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जलीय पौधे होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत, चौथा गलत हो गया। तो बचा हमारा तीसरा। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एक्वेरियम होता कैसा है। देखिए ये एक्वेरियम है। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है। इसमें क्या होता है, ये इस कांच का बॉक्स होता है जिसमें पारदर्शी होता है और इसमें मछली देख लीजिए, छोटे छोटे मछलियाँ जो होती हैं शोभा बनाने के लिए इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, आपके आवश्यकता अनुसार मछली रखे जाते हैं। ठीक है, और देख लीजिए मुख्य जो हमारा बात है वो ये है कि ये एक्वेरियम पाइप है। ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पाइप को दो पाइप होती हैं। ठीक है, एक जो होता है हवा को अंदर यानी ऑक्सीजन को अंदर लाने का कार्य करता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन को अंदर लाने का कार्य करता है और यहाँ पे जो यहाँ पे जल है उसमें घुलने का कार्य करता है, जिससे क्या मछलियाँ जो होती हैं आसानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकें। और इनके द्वारा, मछलियों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये देखिए दूसरी जो पाइप होती है। ठीक है, दूसरी पाइप हमारी जो है इसके माध्यम से क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरी पाइप के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं और ये जो हवा होती है ऑक्सीजन, ये यहाँ पे जो पाइप लगी होती है इसके द्वारा एक अंदर आता है और मछलियों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पाइप से बाहर निकल जाती है। तो यही एक्वेरियम घर होता है मछली का। चलिए आगे देख लेते हैं अपना दूसरा हमारा क्या कर रहा है। देखिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता। यहाँ पे करा विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। पहला करा है कि यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा करा है कि जिनेवा प्रोटोकॉल, तीसरा करा है सिंगापुर प्रोटोकॉल और चौथा करा है टोक्यो प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहली बात तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, जैव विविधता वो होता है पृथ्वी पर उपस्थित सभी, याद रखिएगा, सभी जीव जंतुएं। ठीक है, जीव जंतुएं, झीलें, नदियाँ, जिसके जीव मौजूद हैं, जंतु, वनस्पतियाँ, असंख्य प्रजातियाँ, उन्हें ही क्या कहा जाता है, विविध जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे कर रहा है संरक्षण की बात किया है, तो संरक्षण होता क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। औद्योगिक विकास यहाँ पे जो होता है जिसके कारण हमें हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विलुप्त होते हैं प्रजातियाँ, वही संरक्षण होता है, यानी बचाव का कारण ही होता है हमारा संरक्षण। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि किससे संबंधित है, नगेवा, यहाँ पे कर रहा है नगोवा, दूसरा करा जिनेवा से, तीसरा करा सिंगापुर, चौथा करा है कि टोक्यो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा नगोवा। इसके अंतर्गत क्या था कि सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए आपका एक मापदंड निर्धारित करना, जिसके द्वारा आप उद्योग यहाँ पे जो होता है उद्यान जो होता है, ठीक है, उसमें आप संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कर रहा है कि वातावरण से तात्पर्य क्या है। देखिए वातावरण से तात्पर्य क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वातावरण जो होता है आपके परिवेश पे निर्भर करता है, आपका परिवेश कैसा है, आप
कि जगह जहाँ पे हैं वो कैसा है, ठीक है। वातावरण यानी आपका शुद्ध वातावरण है या फिर अशुद्ध है, यानी अधिक प्रदूषण की मात्रा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है वातावरण से तात्पर्य क्या है, आसपास के प्रकाश का, दूसरा कर रहा है कि किसी स्थान की जलवायु का, और तीसरा कर रहा है कि किसी स्थान का मौसम, और चौथा यहाँ पे कर रहा है कि किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आसपास से संबंधित ये है कि आपके परिवेश से केवल रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या है वातावरण की, ठीक है। बात क्या है वातावरण की, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे पहला होगा, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। ये आसपास आपके परिवेश से केवल रहेगा, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण से पूछा है, तो पर्यावरण के स्थान पे हमारा जो जाएगा चौथा जो होगा हमारा राइट आंसर होगा किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश, जहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, व्यक्ति और उनसे जुड़ी जितनी भी भौतिक और जैविक और भौतिक घटनाएं हैं, सभी को क्या कहता है, पर्यावरण से जुड़े रखना ही पर्यावरण तात्पर्य से संबंधित होता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है हमारा कि जो पर्यावरण जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। देखिए प्लांट यानी पौधे भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ जैविक विविधता होती हैं, जैसे ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैं, और मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पक्षियाँ हैं, और यहाँ पे मकड़ी हैं, यानी सभी जीव जंतुओं को समाहित करना ही एक आपके पर्यावरण का निर्धारण करता है। तो हमारा जो राइट आंसर था चौथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पर पाई जाती है। देखिए जातिगत विविधता का मतलब ये है कि जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं, ठीक है। जातिगत की बात ये नहीं है, विविधता का मतलब क्या आता है, जहाँ पर अधिक से अधिक जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं सभी एक जगह समाहित सम्मिलित होते हैं, वही आपकी होती है जातिगत विविधता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, टुंड्रा प्रदेश, विषुवत रेखा सदाबहार, या फिर यहाँ पे करा है कि पतझड़ वन, यहाँ पे तीसरा का चौथा करा है टेंगा प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए, जातिगत से संबंधित ये नहीं कि केवल मनुष्यों से होगा, ठीक है। किसी भी एक समूह के सभी जो एक समूह के जितने भी वर्ग के आते हैं उनसे संबंधित वो सभी विविधता से, जातिगत विविधता से अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए टुंड्रा प्रदेश में होगा, या फिर विषुवत-रेखीय सदाबहार वन होगा, या फिर पतझड़ वन होगा, या फिर चौथा यहाँ पर करा है टेंगा प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा चौथे का क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, विषुवत-रेखीय सदाबहार वन, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है, सबसे कम मतलब जहाँ कम लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला करा है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या होगा पाँचवें का जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। जैव विविधता जहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक विकास संरक्षण, यहाँ पे कह रहा है संरक्षण किसी वन विकास व अन्य मानव जातिगत कारणों से पारिस्थितिकी के अनुसार उसमें क्या होता है सभी लोग सम्मिलित होते हैं, वही जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे कम निवास करने पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस महाद्वीप में पाई जाती है कम, तो यहाँ पे पहला होगा अफ्रीका, दूसरा होगा एशिया, तीसरा होगा यूरोप, चौथा होगा उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा पाँचवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहला अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जल की संकट बहुत ही गंभीर मात्रा में है, और यहाँ पे क्या होता है जो गड्ढे होते हैं, गड्ढों से पानी निकाल के जो गंदे पानी होते हैं, ठीक है, उनको निकाला जाता है और उन्हें पीने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ संस्थाएं हैं जो उन पीने वाले पानियों को क्या करते हैं, एक प्यूरिफाई कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं उन्हें छानने का कार्य उनको बताया गया है, ठीक है। उसमें एक कपड़ा लगा के छान के पानी को गर्म करके पीते हैं, तो अब उनके रोग उपचार का भी अच्छे से प्रयोग यानी ठीक होते जा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या था, ये अधिक काले होते हैं और इनके अधिक रोग यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। अधिक जो रोग विकसित होते हैं या फिर जो उत्पन्न होते हैं अफ्रीका महाद्वीप से ही होते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे छोड़िएगा मत और इसे नोट कर लीजिएगा। ग्रेट इंडियन यहाँ पे बस्टर्ड, यहाँ पे कला बस्टर्ड है, ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या, पहला कला दुर्लभ जाति है, तीसरा करा है यहाँ पे कि विलुप्त जाति है, तीसरा करा है संकट ग्रस्त जाति है, और चौथा करा है कि सुवेग जाति है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए, बस्टर से मतलब ये है कि पक्षी है, इंडियन पक्षी की बात कर रहा है। तो क्या है, दुर्लभ है, विलुप्त है, संकटग्रस्त है। अगर विलुप्त हो गई है तो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, ये मतलब है, अभी था नहीं कहा, यहाँ पे देखिए था का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे है कि प्रयोग किया तो इसका मतलब है तो विलुप्त नहीं हुआ है, तो ये हमारा दूसरा गलत हो गया है हमारा। अब बचा हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर यहाँ पे इसकी विशेषता के बारे में अगर इसको रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये संकट में है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए यही बस्टर्ड है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, यही है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर ये इसका कारण क्या है। यहाँ पे देखिए नंगा, यहाँ पे नंजाज, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बर्ड्स अभ्यारण्य सोलापुर में है। ये कहाँ है? सोलापुर में है। और इस जगह को 1971 में लोकप्रिय BS कुलकर्णी ने पहचान दी थी। और यहाँ पे नंजान ग्रेट इंडियन बर्ड अभ्यारण्य नाम दिया गया था। और दरअसल इसका मतलब क्या है? ग्रेट इंडियन बर्ड का स्थानीय पक्षी है। यहाँ के स्थानीय पक्षी यहाँ पे निवास करता है, ठीक है, जो कि इस इलाके में पाया जाता है। यह अभ्यारण्य यहाँ पे करा है कि 8,500 वर्ग किलोमीटर में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और बता दें, ये देखिए आप अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन यहाँ पे करा है कि इंडियन जो ये यहाँ पे बर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करा है ये अधिकतर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिकतर 1260 फीट ऊंचा उड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं क्या करते हैं, क्रिएटेड इंडियन बस्टर्ड यानी ये विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। ये संकटग्रस्त हैं। इनको बचाने के लिए अभ्यारण्य सोलापुर का यहाँ पे बचाव किया गया था सोलापुर में। और इनको यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। ये वहाँ के सोलापुर के स्थानीय यहाँ पे पक्षी हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अपने 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न ये करा है, आवास से सम्मिलित होते हैं, यानी आवास में सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? जैविक घटक, भौतिक घटक, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आवास होता है ये जैविक और अजैविक घटकों को ले के साथ में चलता है, ठीक है। इसमें दोनों घटक, भौतिकीय मतलब जो आपके द्वारा निर्माण किया जाता है, जैविक जो प्राकृतिक होते हैं उससे संबंधित होता है, ठीक है। रासायनिक हो गया, यहाँ पे जो भी हो वो जैविक से संबंधित। और भौतिकी जो आपके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा ये दोनों होगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये कर रहा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है, यानी बाहरी स्थानों को संरक्षण के बारे में उदाहरण क्या है। पहला करा है कि जीवन मंडल रिजर्व, यानी उनको बचाने की। और यहाँ पे दूसरा करा है राष्ट्रीय उद्यानों की। और तीसरा जंतु आलय की। और यहाँ पे चौथा करा है कि अभ्यारण्य की। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा। देखिए प्रश्नों को पढ़िए तो क्या रहा है उसे समझ लीजिए। बाह्य मतलब बाहर के स्थान के संरक्षण, यानी बाहर के स्थानों का मतलब ये है कि बाहर में जीवन जो है उसके संरक्षण, उनके बचाव के लिए क्या उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि जयमंडल, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा जंतु, चौथा कह रहा है कि अभ्यारण्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा 8वें का? तो 8वें का जो राइट आंसर होगा, देखिए अभ्यारण्य संरक्षण की बात कहीं भी आती है तो आप जीव जंतुओं से संबंधित रखते हैं, ठीक है। किसी भी बचाव के कारण जीव जंतु यानी जो जीवन है उससे संबंधित होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें के बारे में। और इसके बारे में हम थोड़ा चित्र के द्वारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? देखिए साइलेंट वैली मतलब ये क्या है? सुनसान इलाका। साइलेंट मतलब सुनसान यानी बोलने वाला नहीं, ठीक है। तो साइलेंट वैली चर्चित है किसके लिए? घनी आबादी के लिए, विरल आबादी के लिए, जैव विविधता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए जैव विविधता का मतलब ये होता है जहाँ पे कम भी पाए जा सकते हैं और अधिक भी पाए जाते हैं। अगर घनी आबादी होगी तो वहाँ पे साइलेंट आपका नहीं होगा, यानी बोलचाल अधिक होगी। विरल आबादी क्या होती है? कम होती है। जैव विविधता जहाँ पे सभी लोग पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा जैव विविधता। यानी यहाँ पे देखिए जैव विविधता, साइलेंट वैली का जो चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता है। और आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी केरल के पालक्काड़ जिले के यहाँ पे कह रहा है मन्नारकांड में 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है 90 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे पालक्काड़ जिले के उत्तरी भाग में अवस्थित है। और उत्तर में यह नीलगिरी पठार, यहाँ पे देखिए नीलगिरी पठार तक विस्तृत है। और ये दक्षिण में यहाँ पे मन्नारकांड के मैदान से ऊंचा है। चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इस वन क्षेत्र को सन 1847 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट वाइट ने खोजा था। स्थानीय लोग इसे सेरेंद्रीवनम कहते हैं। यानी देखिए केरल में अधिकतर प्रयोग आपका क्या प्रयोग होता है, वहाँ पे आप लोगों को बता दें कि अधिक संस्कृत की भाषा को प्रयोग किया जाता है। संस्कृत और वहाँ पे तमिल दोनों को प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। यहाँ पे कह रहा है नाम कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आकर भी रहते थे। साइलेंट किला का मतलब ये है, साइलेंट वैली का मतलब ये है कि यहाँ पे पांडव भी रहा करते थे, मतलब कोई नहीं उन्हें जान सकता था, इसीलिए यहाँ पे जाना जाता है। इस साइलेंट वैली कहते हैं पीछे इसकी बड़ी वजह है यहाँ की अजब प्राकृतिक शांति।
ठीक है। शायद सैरंध्री शब्द को बोलने में अंग्रेजी को दिक्कत थी, ठीक है, अंग्रेजों की दिक्कत थी, इसीलिए इससे मिलता जुलता नाम साइलेंट वैली रख दिया। यानी अंग्रेजों ने खोजा था और उन्हें बोलने में अधिक कठिनाई होती थी, इसीलिए उसका नाम साइलेंट यहाँ पे वैली रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे अपना 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 10वां प्रश्न ये देख लेते हैं, कह रहा है कि ओरण, ठीक है, ओरण, ओरण किसे कहा जाता है। पवित्र पादप को कहा जाता है, वो यहाँ पे पवित्र जंतु को कहा जाता है, पवित्र पर्वत को कहा जाता है, पवित्र वन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 10वें का राइट जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा, पवित्र वन से संबंधित है। ठीक है, ये ओणम जो होता है ये आप पता होगा कि जो पेड़ों के संरक्षण के कार्य किया गया था, ठीक है, यहाँ पे उसी से संबंधित है। पेड़ों की पूजा की जाती थी पूर्व यहाँ पे इतिहास के समय में, यानी हमारे पहले जो पूर्वज थे वो पेड़ों की पूजा करते थे। ठीक है, और उनकी ये मानता थी कि पेड़ों में देवता लोग निवास करते हैं, और इसी के संरक्षण में आप लोग देखते होंगे पीपल का पेड़ जो होता है अधिकतर लोग क्या करते हैं उसमें धागे बांधते हैं, यानी उनके संरक्षण। लेकिन उनका उसके पीछे का महत्व उनको नहीं पता है, इसीलिए वो धार्मिक चीज़ों से पते हैं। अगर साइंस यहाँ पे साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जो पीपल का पेड़ होता है उसमें अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन देने की मात्रा होती है, जो 24 घंटे, ठीक है, 24 हॉर्स हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और इसीलिए इसे कहा गया है पवित्र वन। ठीक है, ओणम को कहा गया है पवित्र वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। कह रहा है कि घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है। देखिए घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा कह रहा है कि केरल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे चौथे के दूसरे के साथ जाएगा राजस्थान में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे देखिए करा है कि घाना पक्षी बिहार के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे देखिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान या केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। यह एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य जिसको पहले भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरियन में आए साइबेरिया से आए हुए सारस, और जो यहाँ सर्दियों के मौसम में, यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आते हैं, और यहाँ पे 230 प्रजाति के पक्षी भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, केंद्र बन गया है, और यहाँ पे बहुतायत में पक्षी वैज्ञानिक शीत ऋतु में आते हैं। इनके द्वारा 1971 में यहाँ पे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और बाद में इसे 1984 में इसे विश्व धरोहर के भी घोषित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही केवला आपका केवला राष्ट्रीय उद्यान है घना, और इसमें देखिए पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 12वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को 3 से 4 बार कराया जा चुका है, मैराथन क्लास में भी कराया जा चुका है। चलिए देख लेते हैं 12वां हमारा क्या करा है कि फूलों की घाटी स्थित है। पहला करा है कि गढ़वाल हिमालय में, दूसरा करा है कि वीरुगा पर्वत में, तीसरा करा है जम्मू कश्मीर, चौथा करा है कि हवाई में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए हवाई क्या होता है, ये तो वायुयान हो गया। ठीक है, वायु से संबंधित हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। और जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर जो है हमारा ये गलत है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है हमारा गलत है, सॉरी गलत है। और यहाँ पे जो राइट आंसर गढ़वाल हिमालय, ठीक है, गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है, उत्तराखंड है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और यहाँ पे चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी के नाम से, जिसे अंग्रेजों ने वैली ऑफ फ्लावर कहते थे, यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक भाग है। यहाँ पे कहा कि हिमालय क्षेत्र के पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और है, यूनेस्को द्वारा इसे क्या मान्यता दी गई थी। ठीक है, फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ था, जिसे पिंडर घाटी या यहाँ पे कह रहा है पिंडर वैली की भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके मिलन का क्या कारण है। पिंडर प्लस घाटी, पिंड का अर्थ है हिम और घाट, यहाँ पे सॉरी पिंड का अर्थ है हिम और एक घाटी का अर्थ है यहाँ पे घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है पहाड़ों का क्षेत्र, यहाँ महादेव शिव का निवास होता था, जो मुख्य रूप से चमोली, यहाँ पे कह रहा है चमोली जिले के पिंडवर घाटी का ही क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है थोड़ा सा है कि और देवी देवताओं का निवास स्थान भी है, और यहाँ पे पिंडर जो घाटी है भगवान शिव के गढ़ और देवताओं के वंशज निवास करते थे। हर वर्ष माता पार्वती नंदा देवी के
हिमालय तक भगवान शिव के तपस्वी स्थान तक पहुँच जाते थे और ऐसी मानता है कि इसीलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, ये मानता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 13वां हमारा कह रहा है कि भारत में वनस्पति एवं जीव जंतु की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। पहला पश्चिमी हिमालय में, दूसरा पश्चिमी घाट में, तीसरा अमरावली में, चौथा कह रहा है कि पूर्वी घाट में। तो इसका 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हमारा राइट आंसर 13 का क्या होगा, हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा सही होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पे अधिक से अधिक क्या होती है, पक्षियों और जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 14 का प्रश्न ये कर रहा है कि आवाज़ के जैविक घटक केवल जंतु हैं, केवल वनस्पति हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केवल, यहाँ पे देखिए आवास होगा। ठीक है, यहाँ पे आवास होगा, याद रखिएगा। आवास के जैविक घटक हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आवास है। ठीक है, आवास के जैविक घटक हैं, कौन से हैं। पहला देखिए कह रहा है केवल जंतु, दूसरा केवल वनस्पति, तीसरा केवल केवल कुछ विशिष्ट, और चौथा कह रहा है कि समस्त। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 14वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा, समस्त। केवल जंतु भी नहीं हो सकते, सभी हो सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति भौतिक और यहाँ पे जो जैविक हैं सभी से सम्मिलित होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भलीभांति होती है। आवास के द्वारा होती है, भोजन के द्वारा होती है, वनस्पति के द्वारा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा 15 का क्या होगा, और 15 का आंसर आप ही लोगों को देना है। ठीक है, 15 का आंसर आप ही लोगों को देना है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे आवास के साथ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि किसके द्वारा, जीवों की मूलभूत आवश्यकता। देखिए आवास जहाँ पर आप निवास करते हैं तो वहाँ पे आप भोजन का भी प्रयोग करेंगे, वनस्पति का भी प्रयोग करेंगे। मतलब ये है कि जहाँ पे आप अपने अनुसार अपना निवास बनाते हैं, निवास स्थान बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप रहने का कार्य जिसमें करते हैं, तो क्या होता है इसमें आप ये देखते हैं कि भोजन की उपलब्धता कहाँ अधिक है। ठीक है, और वहाँ पे वनस्पति कितने हैं, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहीं पे आप निवास बनाते हैं अपना। तो आवास हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके पहले परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली क्लास जल्दी ही चलाई जाएगी, और अच्छे से तैयारी करिएगा और सभी को नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा। और आज के प्रश्न कैसे लगे अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।